हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हैं फिजिक्स के क्लास में। और पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के कुछ बेसिक नॉलेज। तो आज प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लिखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से पढ़ने से पहले पिछले जो क्लास में जो हम बताए थे उसको फिर रिकॉल कर लेते हैं। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ता है तो टकराने के बाद वापस लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो टकराने के बाद वापस लौट जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश यहाँ पे आ रहा है तो ई प्रकाश जो हो गया उससे बोलते हैं हम आपतित किरण। जबकि ई जो प्रकाश टकराने के बाद वापस जा रहा है उससे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसे बोलते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण। देखिए, जब प्रकाश जिस बिंदु पर टकराता है, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु से एक लंब डालेंगे, उसे हम बोलते हैं अभिलंब। उसे बोलते हैं अभिलंब। जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। बिंदु आपतन बिंदु कहते हैं। यह समझ गए? तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होता है वो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होता है वो दो गो होता है। पहला नियम हो गया कि जो ये आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम आई से सूचित करते हैं, इसको स्मॉल आर सूचित करते हैं। आई का मतलब हुआ इंसिडेंट एंगल, आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। बराबर होगा। दूसरा होगा, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देखिए, तो ये जो तल है ऊपर के तल में सब है ना, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आप अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो यहाँ पर समझ चुके हैं कि आपतन कोण, ई कोण जो है ई कोण के बराबर हो गया। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर मान लीजिए इस 60 डिग्री का कोण बनाया अभिलंब के साथ, अगर 60 डिग्री का कोण बनाया अभिलंब के साथ तो ये भी 60 होगा। अगर ये 80 बनाएगा तो ये भी 80 बनाएगा। तो जब यहाँ समझ गए बात कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो पहला कह रहा है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में रहता है। तीनों एक ही
तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। समझ यहाँ पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। देखिए एक तल मान लेते हैं कि एक तल दूसरा तल हुआ, तो थोड़ी ना इस पार आ रहा है लाइट। जब आप टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च थोड़ी ना उस पार हो जाता है। जब किसी दर्पण के पर लाइट मारते हैं तो दर्पण को पार नहीं कर पाता लाइट, वो क्या कहते हैं टकरा के वापस लौट जाता है। तो वही कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में हो गया। और आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो जितना कोण ये बनाएगा उतना कोण ये भी बनाएगा। ऐसा समझ बात। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है। और अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण अभिलंब के साथ, परावर्तन कोण जो है ना, मतलब ये कोण होगा परावर्तन कोण, वो अगर 60 डिग्री के है तो बताइए परावर्तन, परावर्तित किरण, मतलब परावर्तित किरण ये जो है और क्षैतिज तल के साथ कितना डिग्री का बना था। सुन लीजिए फिर से। अगर परावर्तन कोण यानी आर, एंगल आर का मान 60 डिग्री है तो बताइए कि परावर्तित किरण और क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इनसे रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितना डिग्री कोण है, इसी का मान निकालना। तो आप लोग जानते हैं ये जो है लंब है, लंब जो होगा तो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का होगा तो एक इसमें अगर 60 है तो बाकी कितना 30 बचा होगा ना। टोटल 90 में है, उसमें अगर 60 एगो हो गया तो दूसरा क्या होगा 30 डिग्री का होगा। तो इसीलिए इस मान लेते ए, बी, सी, डी, इसको ई, इसको एफ मानते हैं। तो अगर हम एंगल सी बी एफ निकालेंगे तो क्या होगा 90 टोटल होगा, टोटल डिग्री। उसमें से क्या घटाएंगे हम, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे क्या होगी 30 डिग्री का हो जाएगा। समझ के बाद ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपतित किरण, आपतित किरण और क्षैतिज तल, तो आपतित किरण ये हो गया, इसमें क्वेश्चन दे देते हैं। बताइए अगर एंगल ए बी ई का मान 30 डिग्री है तो एंगल आई बराबर कितना होगा, एंगल आर बराबर कितना होगा, एक क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि क्या है ए बी, तो फिगर देखिए ए बी ई, मतलब ई मान दिया है, ये मान दिया कितना है 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि जो ये होता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। अगर 90 डिग्री की टोटल है, अगर उसमें इतना 30 दिया तो बाकी बचा कितना होगा 60 हो जाएगा। तो इसी को तो हम आई कहते हैं ना, इसी के एंगल आई बोलते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण इसको कहते हैं। आपतन कोण हो गया कितना 90 माइनस 30, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। आपको पता ही है कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई का जो मान होगा एंगल आर का हो जाएगा, तो इसीलिए एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री।
या तो समझ गए? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम था। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश के परावर्तन नियम के बाद समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण का मतलब यह हुआ कि जो अपने लोग घर में यूज करते हैं ऐना के रूप में, या फिर सैलून में यूज करते हैं। देखिए सैलून में पहले तो होता था, अब दूसरा दर्पण का, लेकिन ज्यादातर आप जाइएगा तो समतल दर्पण का यूज हो रहा है। उस दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण जो था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसमें बताएंगे बड़ा डिटेल में, लेकिन समतल दर्पण के गुण पढ़ेंगे यहाँ पे हम। टॉपिक का नाम है समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण के चैप्टर का टॉपिक का नाम है, तो जितना एनसीईआरटी बुक में दिया है उससे थोड़ा कुछ ज्यादा हम बता देंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है लेकिन बुक में रहता नहीं। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडवांस में कुछ कुछ बता देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दो समतल के बीच में बैठा है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, या फिर तो समतल दर्पण में इसका गुण पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण से अच्छा है कि पहले हम प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब पढ़ लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम पढ़ लेंगे प्रतिबिंब, इसको भी रहने दीजिए, इसको भी रहने देते हैं। पहले प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। ठीक है, इसको बोलते हैं इमेज। देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आप देखते होंगे कि कोई बहुत रोशनी है, मतलब लाइट है, उसके सामने खड़ा हो जाते हैं तो उसका छाया बन जाता है, वो क्या हो गया? वो प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पे लाइट है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक आदमी आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई एक आदमी आ गया, कि कोई आदमी है, तो ये क्या होता है? यहाँ पर टकराने के बाद इसके साइडो बन जाएगा ऐसे करके, यहाँ पर क्या है? वो साइडो बन जाएगा। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन यहीं से बन जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से, मतलब यहाँ पर लाइट है, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। सुन लीजिए फिर से। किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। फिर से नीचे डिफरेंस कर लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें, किरणें, किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद बाद जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है या
मिलती हुई प्रतीत होती है। हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रति उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से या फिर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मानते यहाँ पर लाइट है, ऐसे करके है, किसी सतह पर टकराया, ऐसे करके, ऐसे टकराया, टकराने के बाद वापस लौट रहा है। तो यहाँ पर लौट रहा है ना, तो जिस बिंदु पर तीनों ध्यान के लाइट मिल रहा है, जब प्रकाश यहाँ पे कुछ मान लीजिए दर्पण है, टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिल रहा है, उसे हम क्या कहें, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। यहाँ पर कोई इमेज बनेगा, मतलब कोई एक फिगर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वास्तविक को रियल इमेज, इमेज इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखिए, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे कहते हैं, तो वैसा प्रतिबिंब या फिर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलता है, मतलब दिखाई दे मिलता होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में दिखाई दे, उसे क्या कहेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आप देखते होंगे कि टॉर्च मारते हैं आईना पे, तो टकरा के वापस लौट रहा है, वो दिखाई देता है। या फिर आप मोबाइल चलाते होंगे तो मोबाइल से स्क्रीन से लाइट निकलता है, वो दिखाई देता है। तो मोबाइल से स्क्रीन लाइट निकलता है, स्क्रीन से जो लाइट निकलता है, आप दीवार या फिर किसी सफेद जगह पर देखेंगे ना उल्टा करके, तो उसका इमेज वहां पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे समझ के बात, यहाँ से इस भी ये भी बात कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कहीं भी उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वैसा प्रतिबिंब जब परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होता है, हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन प्रतीत हो जाता है। जैसे आप आईना में मुंह अपना देखते हैं, तो क्या आपका आईना तो मुंह शकल दिख रहा है, उससे लाइट निकलता है, नहीं निकल रहा है, लेकिन मानते तो है उसमें लाइट आ रहा होगा। तो वैसा प्रतिबिंब जिसका लाइट नहीं निकले, उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उसका अगर लाइट नहीं निकल देगा तो उसका पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पर्दे पे
पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तो समझे बात। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहेंगे जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहेंगे जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन की बात करें तो जो प्रतिबिंब का डिफिनेशन है वही हो जाएगा, बस जहां पे मिलता है, रियल मिलता होगा तो वास्तविक होगा, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रहा है तो हम काल्पनिक मान लेंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम कहेंगे काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब। उसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि हम वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग देखते हैं प्रोजेक्टर से फिल्म निकलता देखते होंगे, या फिर आप लोग गांव सब में देखते हैं, आप तो नहीं देख रहे हैं लेकिन पर्दे पर फिल्म दिखाया जाता है, तो किसका उदाहरण ही है? वास्तविक प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन रहता है कि किसी भी चीज का जो फिगर होता है हमारे आंख में कितना सेकेंड तक रहता है? तो 1/10 भाग सेकेंड तक रहता है। कहीं कहीं इसका आंसर ये भी रहता है 1/16। तो अगर 1/16 नजर आ रहा है तो पहले इसको मारिएगा टिक, अगर 1/16 नहीं है तो 1/10 के लेकर चलेंगे। यहाँ पे ऐसे रखा 0.1 रहेगा, कभी पॉइंट में ऐसा रहेगा कि 0.1 सेकेंड, ये 1/10 सेकेंड या 1/16 सेकेंड है। अगर पहले ई दिया है तो इसको मारेंगे, अगर ई नहीं दिया है तो मारेंगे हम इसको बाद में। फर्स्ट चॉइस हो गया, सेकेंड चॉइस हो गया। ठीक है, तो हमारे आंखों में किसी भी चीज का प्रतिबिंब कितना सेकेंड तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। तो पहले जो फिल्म बनता था, पहले फिल्म जो था वो रील नहीं बनता था, पहले क्या था उसको रील का सही रील में बनता था। अब ना वो उसको क्या था, सीडी कैसेट बन गया, उसका सीडी है, अब डिजिटल हो गया, वीडियो बन रहा है। लेकिन पहले क्या था, फोटो क्या करता था, उतना स्पीड कर दिया जाता था ताकि आंख में 1/10 सेकेंड तक के बाद अगला फोटो आ जाए। जैसे आप लोग बचपन में खेले कैमरा वो ऐसे दाबते रहते थे तो उसमें तो फिर क्या होता था, दोबारा आ रहा था, तो लगता कि फिल्म आ रहा है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में कितना सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। समझिए बात। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है। थोड़ा मौसम खराब है, इसके वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और हवा भी ज्यादा बह रहे हैं तो जिसका नहीं बना रहे हैं। अगर किसी को अच्छे से पढ़ना है, ऑफलाइन क्लास करना है, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लास का नाम है साइंस क्लास झंझारपुर। हमारा पता है झंझारपुर भंडारी टोला, थाना चौक के बगल में है। और किसी से पूछिएगा तो बता देंगे कि भंडारी टोला किधर है।